आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट रीजन से ये डिमांड उठने लगी कि इंडिया में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए, वो भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर यानी भाषा के आधार पर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम धर कमीशन को डिस्कस करने वाले हैं। धर कमीशन के क्या ऑब्जेक्टिव थे, कब ये एस्टेब्लिश हुई, कब रिपोर्ट इसने प्रेजेंट की, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी एंड इसका रिजल्ट क्या निकला, यानी कि धर कमीशन की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में जितने भी स्टेट्स थे उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, बट इट वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अलग अलग रीजन से डिमांड उठ रही थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, यानी कि भाषा के आधार पर स्टेट्स का, राज्यों का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस वक्त 1948 में, जून 1948 में एक कमीशन का गठन किया जिसको हम धर कमीशन के नाम से जानते हैं। उस वक्त इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने इस प्रॉब्लम को काफी इनिशिएटिवली लिया और इस कमीशन को बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की काफी हेल्प की। देयर वर 3 मेंबर्स इन दिस कमेटी। फर्स्ट एस.के. धर, जो कि चेयरमैन भी थे इस कमेटी के, एंड ही वाज रिटायर्ड जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। Second, Jagat Narayan Lal, he was lawyer and member of Constituent Assembly. And third, Panna Lal, he was retired civil service officer. इन तीनों ही मेंबर्स ने मिलकर धर कमेटी में काम किया और इंस्पेक्शन किया। ये देखा उन्होंने कि भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर अगर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है तो क्या ये वैलिड होगा, लोगों के फेवर में होगा और स्टेट्स इससे सेटिस्फाइड होंगे या नहीं होंगे, या फिर इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी ने इंस्पेक्शन किया और इसके बाद ही इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो धर कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है या नहीं। 10 दिसंबर 1948 को धर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की एंड इस रिपोर्ट में इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया। अलॉन्ग विद दिस, इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस में ये कहा कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन 4 बेसिस पर हो सकता है। ये 4 बेसिस हैं: जियोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, administrative viability and potential for development. So what was the result of this committee's recommendations? 10 दिसंबर 1948 को धर कमीशन ने अपनी जो रिकमेंडेशंस दी, that was not satisfactory. लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, उनमें यहाँ पर गुस्सा था, नाराजगी थी कि ये 4 बेसिस जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। ओके, तो इस वजह से इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया और दिसंबर में ही कांग्रेस का जयपुर में एक अधिवेशन हुआ है, सेशन हुआ है, और इस सेशन में उन्होंने एक कमेटी को यहाँ अपॉइंट किया है। दैट वाज जेवीपी कमेटी एंड इट वाज अपॉइंटेड टू कंसीडर द रिकमेंडेशंस ऑफ धर कमेटी। ठीक है, तो धर कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस थी उनको कंसीडर करने के लिए ही जेवीपी कमेटी बनी थी। तो धर कमेटी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की है। इसके साथ ही जो पीडीएफ आपने स्क्रीन पर देखा था वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई होप सो यू विल लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और क्लास में। टिल देन, बाय बाय।